हाय दोस्तों, मैं हूँ लाली और आज मैं आपको फिल्म मिकी 17 की कहानी सुनाऊंगी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। एक बंदा बार बार मरता है और कंपनी उसे बार बार प्रिंट कर देती है ताकि वो एक खतरनाक मिशन पूरा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल है 2054 और हम हैं प्लैनेट निफलहाइम पर। मिकी की आंख एक गहरी बर्फीली खाई में खुलती है। उसे एक जहाज नजर आता है और वो अपने दोस्त टीमो को आवाज देता है। टीमो मिकी को जिंदा देखकर हैरान होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो सिर्फ मिकी का फ्लेम थ्रोअर उठाता है और कहता है, तुम्हें बचाने का कोई फायदा नहीं, तुम वैसे भी मरने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये मिकी एक क्लोन है। साफ साफ कहें तो ये 17th मिकी है। जब भी ये मरता है, कंपनी बस उसकी एक नई बॉडी प्रिंट कर देती है। उसकी यादाश्त हर हफ्ते कंप्यूटर में अपलोड होती है और नई बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है ताकि उसकी मेमोरी में कोई गैप ना आए। साइंस डिपार्टमेंट के लिए ये इतना नॉर्मल हो चुका है कि वो मिकी को प्रिंट करते वक्त उस पर ध्यान भी नहीं देते। असल में मिकी 17 की प्रिंटिंग के दौरान एक होज गिर गया था जिसने प्रोसेस को थोड़ा खराब कर दिया, इससे पहले कि साइंटिस्ट उसे वापस लगाता। क्लोनिंग जमीन पर बैंड है, लेकिन स्पेस में एक्सपेंडेबल्स यानी फिजूल लोगों पर अलाउड है। मिकी एक एक्सपेंडेबल है, मतलब उसे खतरनाक कामों के लिए भेजा जाता है और कंपनी को उसकी जान की परवाह नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक नया बना सकते हैं। एक दिन उन्होंने उसे रिपेयर्स के लिए स्पेसशिप से बाहर भेजा, लेकिन मिकी को जल्द ही एहसास हो गया कि वो झूठ बोल रहे थे। मशीन बिल्कुल ठीक थी। वो असल में चाहते थे कि मिकी रेडिएशन में रहे और मरने से पहले अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करे कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। अचानक एक टूल गिरा और उसका हाथ कट गया, जो साइंटिस्ट को बड़ा कूल लगा। अगला मिकी जो उन्होंने प्रिंट किया वो सिर्फ 15 मिनट जिंदा रह सकता था, तो साइंटिस्ट्स ने बस उसके सैंपल्स लेने पर फोकस किया। ये सब 4 साल पहले जमीन पर शुरू हुआ था। मिकी और टीमो जिगरी दोस्त थे। टीमो ने मिकी को मनाया कि वो कुछ शेडी लोगों से कर्ज लेकर एक मैकरोन स्टोर खोले। बिजनेस बिल्कुल नहीं चला और जल्द ही खतरनाक लोग उनसे अपने पैसे वापस मांगने आ गए। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने स्पेशल ग्रेनेड्स फेंके जिससे दोनों तेज होकर बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो माफिया बॉस डैरियस के सामने थे, जिससे अपने शिकार को चेनसॉ से काटने में बड़ा मजा आता था। दोस्तों को समझ आ गया कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका अंजाम भी बुरा होगा। तभी उन्होंने जमीन छोड़ने का फैसला किया। मिकी ने कॉलोनी एक्सपीडिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन लाखों और लोग भी अप्लाई कर रहे थे। इस एक्सपीडिशन को एक साबिक कांग्रेसमैन केनेथ लीड कर रहा था, जो अपने पिछले 2 इलेक्शंस हार चुका था। उसके पास बहुत से फैनेटिकल सपोर्टर्स थे जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे, और इसी वजह से उसे एक मजहबी कॉर्पोरेशन से बड़ी स्पॉन्सरशिप मिली। टीमो को तो एक्सपीडिशन में आसानी से जगह मिल गई, क्योंकि उसने न जाने कहां से पायलट का लर्नर्स परमिट हासिल कर लिया। मिकी के पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उसने एप्लीकेशन पर एक्सपेंडेबल सिलेक्ट कर लिया, बिना ये पढ़े कि इसका मतलब क्या है। कंपनी की एक रिप्रेजेंटेटिव ने मिकी को टूर देते हुए एक्सपेंडेबल्स के बारे में बताया। प्रिंटर स्पेसशिप का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे बचा हुआ खाना, इंसानी फुजला और यहाँ तक कि लाशें इस्तेमाल करके नए क्लोन्स बनाता था। लेकिन मिकी उस औरत की खुशबू से इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि उसने शायद ही कोई लफ्ज सुना हो। उस औरत ने मिकी के माथे से एक दाना यानी जिट साफ किया ताकि ये हर कॉपी पर न आए, और फिर उसे इनिशियल स्कैन के लिए मशीन में भेज दिया। फिर उसने मिकी की यादों का बैकअप लिया, जो एक ब्रिक में स्टोर हो गया। उसे एक स्पेशल सोल्यूशन इंजेक्ट किया जिससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं और मिकी को अपनी माँ की मौत याद आ गई। एक कार राइड के दौरान छोटे मिकी ने एक लाल बटन दबा दिया था और गाड़ी क्रैश हो गई थी। इस याद को दोबारा जीने से उसका ब्रेकडाउन हो गया। उस औरत ने उसे गन दी और सेल्फ डिलीट करने को कहा ताकि वो सिस्टम पर अपने यकीन का सबूत दे सके और उसे मरने की आदत हो जाए। मिकी की हिम्मत नहीं हुई तो उस औरत ने खुद ट्रिगर दबा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, गन खाली थी। इसके बाद स्पेसशिप रवाना हो गया और मिकी को क्रू के बीच नई जिंदगी की आदत डालनी पड़ी। खाना इंतहाई बुरा था और सबको सख्ती से राशन पर रखा जाता था। अगर कोई ज्यादा लेने की कोशिश करता तो अलार्म बज जाता था। क्रू के पहले लंच ब्रेक पर केनेथ अपनी वाइफ येल्फॉर्ड चर्च के भेजे गए असिस्टेंट्स के साथ आया। ये साफ जाहिर था कि येल्फॉर्ड चर्च उसे अपने मकसद के लिए पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादातर क्रू मेंबर्स उसके बड़े फैन थे, लेकिन कुछ लोग पुरसुकून रहे। तभी मिकी की नजर सिक्योरिटी एजेंट नाशा पर पड़ी और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। नाशा ने उसे अपनी टेबल पर बुलाया, मिकी उसके साथ बैठ गया और नाशा ने अपना खाना उसके साथ शेयर किया। दोनों में फौरन दोस्ती हो गई। इसी दौरान केनेथ ने एक बड़ी स्पीच दी कि उनका मिशन एक नए प्लैनेट पर जाकर अपनी सोसाइटी शुरू करना है, और क्योंकि कॉलोनी बनने तक राशंस लिमिटेड होंगे, केनेथ नहीं चाहता था कि लोग जरूरत से ज्यादा कैलोरीज जाया करें। इसलिए उसने हर किस्म की नॉटी इंटरकोर्स पर पाबंदी लगा दी। मतलब हद हो गई। लोगों को ये पसंद नहीं आया तो उसने यकीन दिलाया कि प्लैनेट पर पहुंचते ही वो एक इंटरकोर्स एनकरेजमेंट कैंपेन शुरू करेगा। उसके फैंस तो उसे हीरो समझ रहे थे, लेकिन मिकी और नाशा ने इस रूल की परवाह नहीं की और छुप छुप कर मिलने लगे। अपने फ्री टाइम में वो अपनी पोजीशंस प्लान करते और उन्हें नंबर देते ताकि बाद में उन्हें रीएनैक्ट कर सकें। क्रू मेंबर्स हमेशा मिकी से पूछते रहते थे कि मरने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाता था। एक दिन नाशा ने उन्हें धमकी दी कि वो उन्हें गोली मार देगी ताकि उन्हें खुद पता चल जाए। इस बात पर कैफेटेरिया में लड़ाई
शुरू हो गई और सिक्योरिटी ने उन सबको रात एक पिंजरे में गुजारने की सजा दी। मिकी का राशन भी आधा कर दिया गया। जब काय और जेनिफर जैसी औरतें मिकी से दोस्ती करने के लिए उसके पास बैठने की कोशिश करती तो नाशा फौरन बीच में आकर उन्हें याद दिलाती थी कि वो टेकन है। आखिरकार जहाज निफलहाइम पहुंच गया। साइंटिस्ट ने मिकी को बगैर हेलमेट के बाहर भेजा ताकि वो इलाके के सारे वायरस जमा कर सके। मिकी फौरन बीमार होकर मर गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया गया ताकि एक वैक्सीन मिल जाए। एक बार तो मिकी बॉडी बैग के अंदर भी जिंदा था और साइंटिस्ट ने ये नोट भी किया, लेकिन उन्होंने उसे फिर भी साइक्लर में फेंक दिया। मिकी नंबर 12 से 16 की कुर्बानियों की बदौलत आखिरकार एक वैक्सीन मिल गई और इंसान बगैर मास्क के प्लेनेट पर उतर सके। मिकी को पहली एक्सप्लोरेशन टीम के साथ भेजा गया और वो एक बर्फीली गार में दाखिल हुए। काय को दीवार में एक सुराख नजर आया जहाँ उसे कीड़े जैसी मखलूक दिखी। उनमें से एक ने उस पर जंप करने की कोशिश की और जब वो भागने लगी तो उस एलियन ने उसकी टांग पकड़ ली। टीम के एक मेंबर ने फायर खोल दिया जिससे सारे एलियंस भाग गए। फिर ग्रुप बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन जेनिफर अपने ऊपर एक मखलूक की आवाज सुनकर जम गई। उसने उस पर फायर किया जिससे बर्फ टूट गई और वो उसके नीचे दबकर मर गई। बाद में स्पेसशिप पर केनेथ मिकी पर चिल्लाया कि जेनिफर की जगह वो क्यों नहीं मरा, आखिर उसे बनाया ही इसी काम के लिए था। उसने मखलूक की फुटेज भी देखी और उन्हें क्रीपर्स का नाम दिया। मिकी का राशन फिर से आधा कर दिया गया और उसकी शिफ्ट डबल कर दी गई। उसे क्रीपर्स के सैंपल लेने के लिए बाहर भेजा जाता था और टीमो प्लेन उड़ाता हुआ उसे खाना ड्रॉप कर देता था। एक दोपहर मिकी का पाँव पतली बर्फ पर पड़ा और वो टूट गई और वो नीचे खाई में गिर गया। टीमो के जाने के बाद एक बहुत बड़ा क्रीपर मिकी को ढूंढ लेता है और उसे घसीटना शुरू कर देता है। जल्द ही सारे बच्चे उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और खेल खेल में उसकी उंगलियां चबाने लगते हैं। मदर क्रीपर उसे खाई से बाहर निकालती है और कुछ आवाजें निकालती है जो मिकी रिपीट करता है। वो मखलूक को घूरता है और नतीजा निकालता है कि क्लोन इतने डिस्गस्टिंग होते हैं कि एलियंस भी उन्हें नहीं खाना चाहते। तभी मिकी को कंपनी का एक ट्रक दिखता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो उसे नहीं सुनते, तो वो भागता है और ट्रक के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। शिप पर वापस आकर मिकी अपने कमरे में जाता है और बेड पर लेटता है तो देखता है कि मिकी 18 पहले से प्रिंट होकर वहाँ मौजूद है। 17 ये देखकर दहशत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मल्टीपल्स यानी एक से ज्यादा क्लोन गैर कानूनी थे। 18 उसे बेहोश करने के लिए उसके सर पर एक वेट दे मारता है। ये मल्टीपल्स का मसला जमीन पर शुरू हुआ था। एथिक्स कमेटी क्लोनिंग के गलत इस्तेमाल से परेशान थी, खासकर जब साइंस टीम के एक मेंबर एलन पर सोशियोपैथ होने का शुबा था। एक गवाह ने उसे शहर में बेघर लोगों के कत्ल के पीछे का आदमी बताया था, लेकिन एलन के पास हमेशा एक परफेक्ट एलिबाई होता था। आखिरकार पुलिस को एलन के घर की तलाशी की इजाजत मिली और पता चला कि वो चुपके से खुद को क्लोन करता था ताकि जुर्म भी कर सके और एलिबाई भी रहे। जबकि वो 2 एलन इंटेरोगेशन में थे, एक तीसरा एलन अभी भी बाहर लोगों को मार रहा था। वो एलन भी पकड़ा गया और इस अजीब सिचुएशन पर कानून कैसे लागू हो, इस पर बड़ी बहस हुई। चर्च ने मल्टीपल्स के खिलाफ कहा कि एक रूह का एक ही जिस्म होना चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को जाया नहीं करना चाहते थे। केनेथ ने बहस में हिस्सा लिया और कहा कि उसके ख्याल में प्रिंटेड बॉडीज गुनाह है, लेकिन उन्हें ग्रेटर गुड यानी बड़े फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह उसने एक्सपेंडेबल प्रोग्राम मुतारिफ किया। एक कानून पेश किया कि हर प्लैनेट पर सिर्फ एक एक्सपेंडेबल होगा और अगर कभी मल्टीपल्स हुए तो हर क्लोन को मार दिया जाएगा। वापस प्रेजेंट में 17 की आंख खुलती है तो वो देखता है कि 18 उसे कार्ट में डालकर ले जा रहा है। उसे याद आता है कि नाशा ने बताया था कि हर मिकी थोड़ा अलग होता है और 18 कुछ ज्यादा ही तशद्दुद पसंद यानी वायलेंट लग रहा था। जब वो साइक्लर रूम में पहुंचते हैं, 17 पीछे से 18 पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन 18 उसे देख लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। 17 को साइक्लर के सुराग की तरफ धकेला जाता है और वो एक डील ऑफर करता है कि हम अपनी शिफ्ट बांट लेते हैं और मरने की बारियां लेते हैं। 18 हैरान होता है कि 17 मरने से क्यों डरता है, जबकि वो पहले ही कई बार मर चुका है। 17 एक जज्बाती तकरीर करता है, लेकिन 18 उसे फिर भी अंदर धकेलने की कोशिश करता है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और दोनों मिकी छुप जाते हैं। ये टीमो था जो क्रू मेंबर्स को चुपके से ऑक्सोफोल नाम का एक केमिकल बेच रहा था। खरीदार के जाने के बाद 18 बाहर आता है और टीमो को मारना शुरू कर देता है कि उसने एक बिजनेस आइडिया से उसकी जिंदगी तबाह कर दी। वो टीमो को साइक्लर में धकेलता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता 17 उस पर छलांग लगा देता है। फिर 17 अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 18 उसे पीछे खींच लेता है। दोनों क्लोन्स में थोड़ी मारपीट होती है और 18 एक गरम मेटल रॉड उठा लेता है। तभी नाशा और सिक्योरिटी चीफ जीक कमरे में दाखिल होते हैं। 18 टीमो को धमकाता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वरना सबको तुम्हारे ऑक्सोफॉल बिजनेस का बता दूंगा। तो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि टीमो गलती से गिर गया था और 18 ने उसे बचाया। 17 ये सब सायों में से देखता है और उसे शदीद जलन होती है जब वो नाशा को 18 के साथ हैंड्जी होते हुए जाते देखता है। वो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन चर्च का एक बंदा उसे रोककर कंपनी के मैस्कॉट के साथ तस्वीर लेने को कहता है। वो ये भी ऐलान करता है कि मिकी ने केनेथ और यल्फा के साथ एक प्राइवेट डिनर जीता है। जैसे ही वो बैठता है, मिकी लजीज खाने पर टूट पड़ता है। केनेथ जेनिफर की मौत पर अपने रिएक्शन की माफी मांगता है और काई भी डिनर ज्वाइन कर लेती है। कपल उसे जेनिफर की मौत पर तसल्ली देता है और फिर अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताता है। वो चाहते हैं कि कॉलोनी सिर्फ प्योर ब्लड यानी खालिस नस्ल की हो और काई डिस्क्रिप्शन पर पूरी उतरती थी, इसलिए वो चाहते थे कि काई उनके लिए बच्चे पैदा करे। दूसरी कॉलोनीज चिप्स और इंसेमिनेटेड एम्ब्रियोज यूज करती हैं, लेकिन ये लोग उस तरीके को पसंद नहीं करते। अचानक मिकी फर्श पर उल्टी कर देता है
और साइंस टीम फौरन कमरे में दाखिल हो जाती है। वो मिकी की गर्दन पर एक रैश देखते हैं और नतीजा निकालते हैं कि गोश्त में मौजूद एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ हार्मोन की वजह से ऐसा हुआ है। साइंस टीम एक खास दवा बना रही थी। वो मिकी को इंजेक्ट करते हैं लेकिन वो सिर्फ लड़खड़ाता है और फिर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से गिर जाता है। केनेथ सोचता है कि उसे मार देना ज्यादा रहमदिली होगी और येल्फा अपना कालीन पीछे करती है ताकि खून के दाग न लगे। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है, नशा उसे फौरन 17 के तौर पर पहचान लेती है। मतलब 18 उससे पहले ही सब बता चुका था। वो अपनी लिपस्टिक से दोनों क्लोन्स की छाती पर 17 और 18 लिखती है और खिलखिलाकर हंसती है। 18 भी काफी फ्रेंडली था और 17 को एक खाली बोतल नजर आती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने ऑक्सोफोल पी है। क्लोन्स के बीच बहस शुरू हो जाती है लेकिन नशा उन्हें रोकती है, कहती है कि वो काम और खाना शेयर कर सकते हैं। फिर नशा दोनों क्लोन्स को बेड पर ले आती है ताकि वो नॉटी हो सके। जैसे ही ये ट्रियो फन शुरू करता है, काई कमरे में दाखिल होती है और सब कुछ देख लेती है। बगैर एक लफ्ज कहे वो चली जाती है और नशा उसके पीछे भागती है। दोनों क्लोन्स टीवी देखते हैं जिस पर केनेथ का एक रिडिकुलस टॉक शो चल रहा होता है। 18 अपना ड्रिंक स्क्रीन पर फेंक देता है और जब 17 उसे डिनर वाली बात बताता है तो वो और गुस्सा हो जाता है। वो नशा की गन उठाता है और केनेथ को मारने के लिए कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ नशा काई तक पहुँचती है जो मल्टीपल्स को रिपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि वो गैर कानूनी थे। काई कहती है कि वो चुप रह सकती है अगर नशा उसे एक मिकी दे दे। नशा ये सुनकर भड़क जाती है, कहती है मिकी कोई खिलौना नहीं है जो बांटा जाए। उनकी बहस तब रुकती है जब 18 वहाँ से भागता हुआ गुजरता है और 17 उसके पीछे चिल्लाता हुआ आता है कि 18 के पास गन है। कैफेटेरिया में एक लेजर मशीन एक बड़े पत्थर को काट रही होती है ताकि उसके अंदर से काला हीरा निकाला जा सके। 18 भीड़ में छुप जाता है और गोली चलाने के लिए तैयार होता है लेकिन केनेथ का एक फैन उसे टैकल कर देता है। बिल्कुल उसी वक्त उस पत्थर से एक क्रीपर निकलता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं जबकि केनेथ एक टेबल पर चढ़कर स्टेरिलाइजेशन और मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ो के ऑर्डर्स देने लगता है। साइंटिस्ट हैजमैट सूट पहनकर क्रीपर के पीछे भागते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। केनेथ पर 17 को कमरे में दाखिल होते देखता है और उसे भी पीछा करने का हुक्म देता है। जब क्रीपर रुकता है, 17 वही आवाजें निकालने की कोशिश करता है जो उसने पहले सुनी थी और डॉक्टर डॉर्थी ये नोट कर लेती है। इसी बीच 18 को गन वापस मिल जाती है और वो फायर करता है लेकिन 17 और नशा उसे टैकल कर लेते हैं। गोली केनेथ के गाल को छीलकर हीरे में सुराख कर देती है। जब केनेथ मल्टीपल्स की शिकायत करने लगता है तो एक दूसरा क्रीपर बाहर निकलता है और केनेथ के चेहरे से चिपक जाता है। काई और दूसरे गार्ड्स फायर करते हैं और क्रीपर को गू बना देते हैं जबकि साइंटिस्ट पहले क्रीचर को पकड़ लेते हैं। बच्चे के रोने की आवाज खाई में मौजूद मदर क्रीपर सुन लेती है। कुछ मिनटों बाद नशा और दोनों क्लोन्स पिंजरे में बंद होते हैं। वो क्रीपर्स पर बहस करते हैं और 17 बताता है कि क्रीपर्स उसे डिस्गस्टिंग समझते थे लेकिन नशा उसे ठीक करती है, कहती है कि क्रीपर्स ने असल में उसे बचाया था और उसे अलविदा कहा था। अचानक एक बैग सोते हुए गार्ड के सर पर लगता है। पता चलता है ये टीमो है जो आराम से अंदर आ गया क्योंकि गार्ड उसका क्लाइंट था। टीमो 17 को एक खत दिखाता है जो उसे दरवाजे पर मिला था। डैरियस के आदमी उनका पीछा करते हुए स्पेस तक आ गए हैं। डैरियस कर्ज भूल जाएगा अगर टीमो उसे मिक्की को चैन सॉ से टुकड़े टुकड़े करने की वीडियो भेज दे। गार्ड कैमरा सेट करता है और टीमो रोते हुए 17 से मिन्नतें करता है कि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, मेरी जान बचा लो। काई उसके ड्रामे पर डांटती है। टीमो मिन्नतें बंद करता है और गार्ड को 17 को टेज करने को कहता है। 18 कहता है कि 17 की जगह उसे ले लो, उसकी पेन टॉलरेंस ज्यादा है, लेकिन पहले उसने कुछ ऑक्सोफोल मांगा। जब गार्ड उसे देने के लिए करीब आता है, 18 उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसका सर बार से दे मारता है। उसी वक्त नशा उसकी गन छीन लेती है और टीमो को टेज कर देती है। फिर वो गार्ड की चाबियां लेकर सेल से निकलती है और टीमो को मारने के लिए चेनसॉ उठा लेती है। तभी जीक उन्हें ढूंढ लेता है और सबको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जब ग्रुप को कॉरिडोर से ले जाया जा रहा था, 17 को एहसास हुआ कि नशा ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया था, जैसे एक बार उसने हैजमैट सूट मांगा था ताकि वो एक जहरीले एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे तसल्ली दे सके। जब ग्रुप सामने की खिड़कियों तक पहुंचता है तो वो देखते हैं कि सारे क्रीपर्स ने स्पेसशिप को घेर लिया है। साइंटिस्ट्स भी रोते हुए बच्चे को ले जा रहे होते हैं। जब डॉर्थी 17 को देखती है तो वो कैफेटेरिया वाली आवाजें कॉपी करती है और 17 भी उन्हें रिपीट करता है। डॉर्थी को लगता है कि ये एक असल जबान है और शायद वो उसका ट्रांसलेटर बना सकती है। सबको साइकिल रूम ले जाया जाता है जहाँ येल्फा बचे हुए क्रीपर की दुम काट देती है, सिर्फ एक नई सॉस बनाने के लिए। क्या जाहिल औरत है। केनेथ एक गरम रॉड इस्तेमाल करता है ताकि क्लोन्स को ब्रांड कर सके और उनमें फर्क कर सके। फिर वो एक साइंटिस्ट को हुक्म देता है कि मेमोरी बैकअप ब्रिक से पूरी तरह डिलीट कर दे। जब वो क्रीपर्स की शिकायत करता है तो नशा कहती है कि क्रीपर्स यहाँ के नेटिव है और इंसान यहाँ के एलियंस है, और ये भी बताती है कि उन्होंने मिक्की को बचाया था। लेकिन केनेथ बस हंसता है और कहता है कि उन्होंने उसे इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो ट्रैश फूड है। डॉर्थी भी बोलती है कि उसकी टीम ट्रांसलेटर बना रही है। टेबल पर पड़ा बच्चा केनेथ पर थूकता है। केनेथ गुस्से में गरम रॉड फेंकता है लेकिन निशाना चूक जाता है।
है। केनेथ चिल्लाने लगता है और नशा भी जवाब में उसकी बेइज्जती करती है। गुस्से में केनेथ बच्चे को साइकिलर के सुराख के ऊपर लटका देता है और रस्सी का दूसरा सिरंग नशा की तरफ फेंकता है, जिसे उसे अपने दांतों से पकड़ना था ताकि बच्चा बच जाए। जीक चुपके से अपने आदमी को ये सब रिकॉर्ड करने को कहता है। केनेथ सारे क्रीपर्स को गैस से मारना चाहता था, लेकिन येल्फा के पास इससे भी बेहतर आइडिया था। दोनों क्लोन्स की पीठ पर एक्सप्लोजिव्स बांध दिए जाते हैं और केनेथ को 2 बटन दिए जाते हैं। येल्फा चाहती है कि वो दोनों जितनी हो सके क्रीपर के दुमे काट कर लाएं। जो मिकी पहले 100 दुमे लाएगा वो जीत जाएगा। जीतने वाला जिंदा रहेगा और हारने वाले को मार दिया जाएगा। बाहर जाते हुए 17 कहता है कि ये उस कार क्रैश की सजा है, लेकिन 18 उसे तसल्ली देता है, कहता है कि कार में खराबी थी और बटन दबाना सिर्फ एक इत्तेफाक था। उन्हें अपनी माँ की मौत का इल्जाम खुद पर नहीं लेना चाहिए। डॉर्थी उन्हें बाइंडर्स पर मिलती है और उन्हें एक प्रोटोटाइप ट्रांसलेटर देती है। दोनों क्रीपर्स की हुजूम में मदर क्रीपर को ढूंढते हैं। ट्रांसलेटर काम कर जाता है। मदर क्रीपर अब मिकी को समझ सकती थी, वो उसका नाम जानती थी और कहती है कि उसने मिकी को बचाया था, लेकिन इंसानों ने जवाब में उसके बच्चे को मार दिया। वो वादा करती है कि अगर पकड़ा हुआ बच्चा भी मर गया तो वो सारे इंसानों को मार देगी। सबूत के तौर पर वो चीखना शुरू करती है और सारे बच्चे उसे कॉपी करते हैं। क्लोन्स अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन मदर एलियन बताती है कि ये आवाज उनकी आंखें और दिमाग फाड़ सकती है। स्पेसशिप पर केनेथ और येल्फा क्लोन्स को क्रीपर से बात करते देखकर घबरा जाते हैं। अचानक 17 कैमरास की तरफ भागता है और अपनी उंगलियों से C3 बनाता है, जिसे नशा फौरन पहचान जाती है। ये उनका पोजीशन ब्रिंग द बेबी का कोड था। येल्फा इसे बकवास कहती है और कहती है कि लीडर केनेथ को नई स्पीशीज से बात करनी चाहिए। जबकि केनेथ अपने ग्रैंड एंट्रेंस की तैयारी करता है, 17 मदर क्रीपर से वादा करता है कि नशा बच्चे को ले आए भी, लेकिन मदर क्रीपर कहती है कि ये काफी नहीं है। बच्चे के बदले बच्चा, एक इंसान को भी मरना होगा। केनेथ की लीडरशिप में 3 गाड़ियां स्पेसशिप से निकलती है। इसी दौरान नशा एक बड़ी जंप लगाकर येल्फा को अपनी टांगों में जकड़ लेती है। जीक रस्सी ले लेता है और नशा येल्फा को छोड़ने पर राजी हो जाती है अगर उसे बच्चा मदर तक ले जाने दिया जाए। जब जीक उसे रस्सी वापस देने लगता है, येल्फा उसकी कलाई काट देती है, जिससे रस्सी गिर जाती है, लेकिन नशा उसे ऐन वक्त पर पकड़ लेती है। येल्फा उसे अरेस्ट करने को कहती है, लेकिन जीक उनके खिलाफ हो जाता है और ऐलान करता है कि येल्फा और केनेथ अब्यूसिव थे और उनका केस कमेटी को पेश किया जाएगा। बाहर गाड़ियों को आता देखकर बच्चे क्रीपर्स अपनी माँ को कवर करने के लिए ढेरियों की सूरत में जमा हो जाते हैं। अब गार्ड्स को नहीं पता था कि किस पर गोली चलाए। केनेथ रैंडमली एक को चुनता है, तभी 18 उनके सामने आ जाता है। चर्च का रिप्रेजेंटेटिव सोल्जर को धक्का देता है ताकि रॉकेट हवा में फट जाए, वरना क्लोन का बॉम्ब उन्हें भी मार देता। फिर केनेथ फायर करता है, लेकिन गोली सिर्फ कैमरा को लगती है, जिससे 18 को उस पर जंप करने का मौका मिल जाता है। जब नशा बच्चे के साथ पहुंचती है, 18 ऐलान करता है कि वो ह्यूमन सैक्रिफाइस बनेगा। वो एक सेकंड के लिए हिचकिचाता है और केनेथ उसे मौत से डराने की कोशिश करता है, लेकिन 18 फिर भी बटन दबा देता है। बॉम्ब उसे और केनेथ दोनों को मार देता है। क्रीपर्स पुरअमन तरीके से वापस चले जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद पूरे क्रू को जेल हो जाती है। येल्फा अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठती है और उसे साइक वार्ड में भेज दिया जाता है, जहां वो सेल्फ डिलीट कर लेती है। टीमो का सामना डैरियस के आदमी से होता है। टीमो उसका कान काट लेता है और उसे साइक्लर में फेंक देता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर प्रोबेशन पर रिहा हो जाता है। बाकी क्रू के ट्रायल्स एक लीगल और पॉलिटिकल मेस बन जाते हैं। नशा जेल से निकलने के बाद कमेटी में पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ती है और जीत जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बदल सके। डॉर्थी ट्रांसलेटर मुकम्मल कर लेती है और मिकी अक्सर क्रीपर से बातें करता है। उसे पता चलता है कि वो डेडली स्क्रीच सिर्फ एक रैंडम आवाज थी और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मदर क्रीपर सिर्फ ब्लफ कर रही थी। 6 महीने बाद मिकी साइक्लर के पास किसी को देखता है और पता चलता है कि येल्फा एक नया केनेथ प्रिंट कर रही है। मिकी कहता है, तुम तो मर चुकी थी। येल्फा अपना खून बहता हाथ छूने के लिए आगे बढ़ती है। अपनी माँ की मौत की यादों के बरक्स मिकी इस बार बिल्कुल नहीं डरता और फिर उसकी आंख खुल जाती है। वो लोगों के बीच बैठा होता है और नई कमेटी लीडर नशा की तकरीर सुन रहा होता है। जब नशा ऐलान करती है कि एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम खत्म किया जाता है, मिकी एक बटन दबाता है और साइक्लर को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। और यहाँ ये जबरदस्त कहानी खत्म होती है।